Hello everyone, how are you all? Welcome back to Sunya IES. And in the continuation of our series to complete or to revise the whole modern history through Spectrum, the most recommended book, and वो भी MCQs के through we are doing it. I hope you are following all the lectures, and in the continuation of that, we have reached to this lecture, which will be about chapter number 7, chapter number 8, and chapter number 9. Before starting, I would just say that some of the people are like students, I would say, continue कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे देख रहे हैं इन इन लेक्चर्स को अपने शेड्यूल के साथ उन्होंने करा है. आई मीन दे आर डूइंग इट ऑन डेली बेसिस. आई वांट टू अप्रिशिएट यू गाइस बिकॉज देखो, शुरुआत में कोई चीज़ स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको फिनिश लाइन तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है. तो आप कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट्स रियली ग्रेट. आपने 50% बच्चों को वैसे ही पिछाड़ दिया है, एंड आई होप हम एंड पॉइंट तक चले इसके. ठीक है. सो इन दिस चिल लेक्चर विल स्टडी अबाउट द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म. मॉडर्न नेशनलिज्म, नए मतलब मॉडर्न नेशनलिज्म मतलब अ फीलिंग ऑफ नेशन, अ फीलिंग ऑफ कंट्री, कैसे ये डेवलप होती है. अभी तक हम 1857 में थे, ये फीलिंग तो नहीं थी. डिवाइडेड रिवोल्ट थे, डिफरेंट कॉजेज थे, पीजेंट्स के अलग, ट्राइबल्स के अलग, एंड डिफरेंट मिलिट्री वालों के अलग थे, और वहीं से रिवोल्ट आ रहे थे. तो ये फीलिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म कैसे हुई वो देखेंगे. देखो, चैप्टर मैंने 3 इसलिए लिए हैं बिकॉज स्पेक्ट्रम के हिसाब से हम कर रहे हैं, और उसमें छोटे चैप्टर हैं, और उसके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम मटेरियल है. तो इसी वजह से चैप्टर छोटे हैं, एंड वी विल बी कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 टुडे. सो नेक्स्ट वी विल स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट INC. अपना पॉलिटिकल फ्रंट इतना जो स्ट्रांग था, फाउंडेशन क्या था, कैसे फाउंडेशन हुई उसकी, इसकी थ्योरीज देखेंगे हम, MCQs के थ्रू देखेंगे, एंड मॉडरेट फेज एंड एक्सट्रीमिज्म फेज को देखने की कोशिश करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय मॉडरेट एंड मिलिटेंट, और मॉडरेट का फायदा क्या हुआ. आई मीन उनका कुछ फायदा था भी, या फिर देवर जस्ट ऐसे ही थे, उनका वो देखने की कोशिश करेंगे हम. इनके लीडर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉडर्न और मिलिटेंट. देखो, मॉडरेट और मिलिटेंट में आपको समझ में आ गया कि क्या क्या इनके डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि कौन किसका लीडर है. मैं बोलूँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी मॉडरेट फेज के मॉडरेट लीडर थे, या मिलिटेंट, या फिर एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे. तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, राइट. लेकिन इस लेक्चर को करते हैं, एंड इस MCQ सीरीज को करते हैं, एंड देखते हैं हम. ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग एज यूजुअल हम एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं. चैप्टर नंबर 1 में वी स्टडीड अबाउट एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. हमने देखा यूरोपियंस कैसे आए एंड मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई. हमने देखा इंग्लिश आए. आप मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए. इंग्लिश कह रहा हूँ मैं, आप रिवाइज जरूर कीजिए, राइट. आई मीन आप पैसिवली मत देखिएगा यार. बी एक्टिव लर्नर. देखिए, हमने देखा कि हमारे पास सबसे पहले हमारे कंट्री में पोर्टुगीज आए, देन इंग्लिश, देन डेन्स, डच, डेन्स, एंड देन फ्रेंच, राइट. आपको इनकी फैक्ट्रीज वगैरह और जहाँ जहाँ पर इनकी लोकेशन है पूरा बताया गया. एक बार हल्का सा हम देख लेते हैं. कैलिकट, इंग्लिश सूरत, डच मसूलीपट्टनम, फ्रेंच सूरत, वो भी लेकिन 1664 में, राइट. हमने ये सब पढ़ा था डिफरेंसेस. चंद्रनगर स्पेसिफिकली और पौंडीचेरी स्पेसिफिकली फ्रेंच साइट्स थी. तो हमने इसमें देखा, लेकिन उसी दौरान हमने चैप्टर नंबर 2 में वी स्टडीड अबाउट व्हाट वर द कंडीशंस इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट. तो वहाँ पर हमने डिफरेंट रीजन देखे, जहाँ पर इंडिपेंडेंट रीजन्स जो फ्लरिश कर रहे थे. बंगाल का फॉर्मेशन देख रहे थे हम दूसरे सक्सेसर स्टेट्स को देखने की कोशिश कर रहे थे. इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड न्यू स्टेट्स को देखने की कोशिश करी हमने 3 फॉर्म में, राइट. चैप्टर नंबर 3 वाज अबाउट एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. कैसे हुआ, एक्सपैंड कैसे करा, कॉन्क्वेस्ट कैसे किया. एक्सपैंड और कंसोलिडेट इन्होंने दो तरीके से किया. मिलिट्री मिलिट्री में इन्होंने वॉर्स करी, एंड देन ट्रीटीज साइन करी. डिफरेंट हमने रीजन्स देखे, बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, राइट. एक कंसोलिडेट, हम भी कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा, कि हम एक फॉर्मेशन में चले. ये सब हमने पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर्स में, और जिन्होंने नहीं देखा, जो डायरेक्टली इन चैप्टर्स में आए, एक बार आप जस्ट रिवाइज कर लीजिए, एंड अपने उसके शेड्यूल के साथ तो वो कर लीजिए, इसको कंबाइन कर लीजिए यार. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 आवर का लेक्चर है. मतलब कोई कोई लेक्चर छोटा भी होता है, 1 आवर मैक्सिमम ज़्यादा बनता है. ठीक है. मिलिट्री का हमने देखा, एंड देन हमने देखा कि इन्होंने एक और चीज़ करी थी, डिप्लोमेसी. ये देखो, ये ना अगर आपको इस फॉर्मेट में याद है ना, तो आप आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छे से कर पाओगे. कैसे.
आपको पता है कि यार हमें मिलिट्री वाइज इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था एंड डिप्लोमेसी वाइज कॉन्क्वेस्ट किया था। डिप्लोमेसी में आपने 3 चीजें लिख देनी है और उसको वो कर देना है, तो समझ रहे हैं आप? ऐसे ही आप याद कीजिए, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तभी हम जब कहते हैं ना प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली होती है, दोनों की अलग अलग नहीं होती, वो इसी चीज को बोला जाता है। लेकिन अगर आप बाइफरकेट कर देंगे तैयारी को तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। फिर आपको मेंस के लिए अलग नजरिए से पढ़ना पड़ेगा और प्री को अलग नजरिए से। तो डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी में हमने देखा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, रिंग फेंस पॉलिसी, राइट, ये 3 चीजें हमने देखी। चैप्टर नंबर 4 वाज अबाउट पीपल्स रेजेंटमेंट बिफोर 1857। 1857 की क्रांति से पहले पीपल रेजेंटमेंट क्या चल रहा था। पीजेंट की वो देखी हमने, ट्राइबल्स की देखी, एंड मिलिट्री जो रिवोल्ट हो रहे थे। फिर हमने चैप्टर नंबर 5 में रिवोल्ट देखा ऑफ 1857, इंपॉर्टेंट सेंटर्स देखे रिवोल्ट्स के, राइट। तो ये रिवोल्ट चल रहा था, ये तो हमने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेंस में देखा। लेकिन 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के अराउंड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म भी चल रहे थे, जिसमें हमने डिफरेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स को देखा, क्यों हुए, कैसे हुए, सब हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा। टुडे इट इज अबाउट द मॉडर्न नेशनलिज्म, कैसे हुआ, एक्सट्रीमिस्ट फेज और मॉडरेट फेज क्या है, एंड आईएनसी का जन्म कैसे हुआ। दिस विल बी अबाउट इन दिस लेक्चर। So I'll cover chapter number 7, chapter number 8, chapter number 9. Okay. Let's start. Which of the following reasons contributed to the rise of modern nationalism in India? ये modern nationalism rise कैसे हुआ? First point, the recognition of inconsistencies between Indian and colonial interest. There were inconsistency थी इंडियन और colonial interest में, ये पहले तक हम समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन ये रिकॉग्नाइज कैसे हुआ? इसी इसी पीरियड के दौरान दादा भाई नौरोजी एंड अदर स्कॉलर्स ने बुक्स पब्लिश करना शुरू कर दी, थ्योरी ऑफ ड्रेन वेल्थ, ऐसे करके हमारी है ना, ड्रेन ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी की बुक। आप एक बार बुक का नाम चेक कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड है। यूनिफिकेशन ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक सिस्टम, ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिकली यूनाइट कर दिया था हमें। ट्रेन्स का डेवलपमेंट हो गया था, टेलीग्राफ, पोस्टल टेलीग्राफ का डेवलपमेंट हो गया था, पुलिस रिफॉर्म्स आ गए थे, सिविल रिफॉर्म्स आ गए थे, ठीक है। प्रेस एंड लिटरेचर्स रोल, ये क्या कर रहा था, ये मोबिलाइज करने का काम कर रहा था, एजुकेट करने का काम कर रहा था। ये रीजन कि भाई प्रेस और लिटरेचर की मदद से लोगों, आम जनता को पता चल रहा था ये चल रहा है, ओके ये चल रहा है, ये हमारे ब्रिटिशर्स को ऐसे, मतलब ब्रिटिशर्स हमें ऐसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रूलर्स, रेशियल एरोगेंस, डिस्क्रिमिनेटरी, यू कैन से। तो करेक्ट आंसर ढूंढना है आपको। ये देखो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ऐसे ही होगा, आपने पॉज कर लिया होगा आई गेस स्टार्ट करने से पहले, एंड आपने अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है मेरे को रीजन आते हैं तो आप एक्सप्लेनेशन भी मत सुनो, सीधा आगे बढ़ो। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ क्योंकि मैंने इसमें तुक्का मारा था, ठीक है, तो आप एक्सप्लेनेशन भी सुनो, ठीक है। तो इसका आंसर, ये तीनों पॉइंट करेक्ट हैं यार, इनको एज इट इज याद कर लीजिएगा कि ये सारे थे, ये सारे रीजंस बने थे, ठीक है। इनको मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नेम्स ऑफ एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है अभी, आर मैच्ड करेक्टली विद द रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद देम, ये एज इट इज याद कर लेना यार। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का काम था, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ब्रिटिश ब्रिटेन में इनको, ब्रिटेन ऑफिशियल जो थे ना, ब्रिटेन में जो बैठे थे, इंडियन ब्रिटिश नहीं, जो ब्रिटिश में जो इंडिया में जो बैठे थे, ब्रिटेन में जो बैठे थे, उनको अप्राइज करना, उनको इंडिया की कंडीशन का, एक्चुअल कंडीशन को बताना। दादा भाई नौरोजी समझते थे अगर उनको पता चलेगा तो वो कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर लेंगे। सेकंड, INA, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त आ रही थी, इनका काम था मोबिलाइजेशन का एंड एजुकेशन का। एजुकेशन कौन सा एजुकेशन? नेशनलिज्म एजुकेशन, कि भाई ये हमारे साथ प्रॉब्लम्स है, हमारे लोगों को दिक्कत हो रही है, आप ये चीजें जाने। करेक्ट कोड ढूंढना है आपको। तो करेक्ट अगर आपको ढूंढना है तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी, एज इट इज याद रखिए। ये फॉर्म कब हुई थी? ये फॉर्म हुई थी 1866। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 1876, 10 साल बाद। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे में बबरुद्दीन तायब जी, KT तिलांग एंड फिरोज शाह मेहता, आपने पढ़ा होगा, ये एज इट इज याद कर लीजिए यार।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ पर फॉर्म हुई थी? लंदन में। कब? 1866। आईएनए, प्लीज स्पीक, आंसर करिए। आईएनए मतलब इंडियन नेशनल एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 1876 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बबरुद्दीन तायाब जी, केटी तालांग एंड फिरोज शाह मेहता। तीन नाम याद रखिएगा यार, केटी तालांग, बबरुद्दीन तायाब जी, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, तो आंसर करेक्ट पूछा है तो के डी आपने आई होप अटेम्प्ट कर लिया होगा ये। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेब्लिश लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये फर्स्ट हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा होगा, लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, मद्रास महाजन सभा, एम वी राघवचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू। पूना सार्वजनिक सभा, marked the beginning of an organized political activity and use of methods of constitutional agitation for the redressal of grievances. Indian League started in 1875 by Sisir Kumar Ghosh. Landholder Society. Just wait a second. I think this question ये जो है ये wrong frame हो रखा है. Let me check. तो यार ये क्वेश्चन, एज आई वाज सेइंग, ये क्वेश्चन ये नहीं है, इसमें से आप बस ये करिए, ये क्वेश्चन आप करेक्ट कर लीजिए, आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इन चार स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इंडियन लीग लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे आपको ये देखना है। मद्रास महाजन सभा, अभी तक हमने लास्ट में क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ लिया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, और दादा भाई नौरोजी का हमने क्या पढ़ा था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, एंड हमने एक और क्या देखा, आईएनए ईआईए, एंड एक और चीज देखी ना हमने, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अब ये चार और आप याद रखिए यार, मद्रास महाजन सभा। तो एम इनके फाउंडर कौन थे, एम वी राघवचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चार्लू। एज इट इज याद रखिए यार, मद्रास महाजन सभा 1886 के अराउंड में फॉर्म हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा मार्क द बिगिनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी। बिगिनिंग तो हमारी यार बहुत पहले हो गई थी, इट वाज अराउंड 1830s 1840s में या 1850s के अराउंड भी आप देखेंगे। तो ये तो लेटर ऑन आते हैं, 1875 74 के अराउंड आते हैं ये तो ये तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। रैदर ये जो स्टेटमेंट है ये लैंड होल्डर सोसाइटी के लिए फिट बैठता है, बिकॉज इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड यूज ऑफ मेथड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन फॉर द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस। इंडियन लीग बिल्कुल सही लिखा है, शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग को शिशिर कुमार घोष से याद कीजिएगा, 1875 में आई थी। लेटर ऑन 1876 अगले साल हमने क्या देखा, आईएनए का फॉर्मेशन हुआ, सुपरसीड कर लिया था आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। आई होप यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स। देन लैंड होल्डर सोसाइटी mark the beginning and Pune सार्वजनिक सभा ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। तो पूना सार्वजनिक सभा का ये ऑब्जेक्टिव था, एंड लैंड होल्डर सोसाइटी ये था। राइट तो मेरा 2 और 4 मिसमैच है, 2 4 आंसर नहीं होगा, 1 and 3 आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा, इट यू हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल राइट, consider the following statements regarding the aims of INC in the initial stage. Now, see, we have reached to chapter number 7. चैप्टर नंबर 7 में जो पिछला था, ये चैप्टर नंबर 8 पे हम पहुंच गए हैं। चैप्टर नंबर 7 में इतना हमें उतना ही याद रखना है जितना हमने एमसीक्यू में करा है। ठीक है, आप ज़्यादा उसमें पढ़ने या फिर उसमें काफ़ी कुछ है भी नहीं, काफ़ी छोटा ही चैप्टर है, लेकिन उतना ही याद कर लीजिए आप, और वो टिप्स पे होना चाहिए आपका बेसिकली। चैप्टर नंबर 8 विल बी अबाउट आईएनसी का फॉर्मेशन एंड थ्योरीज बिहाइंड इट, डिफरेंट थ्योरीज हम देखेंगे। ठीक है, सो एम क्या थे आईएनसी के, टू स्टेब्लिश द हेडक्वार्टर्स फॉर अ मूवमेंट, ओके, टू फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट, टू यूनिफाई पीपल ओवर अ कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम। ठीक है, टू केयरफुली प्रमोट एंड नर्चर इंडियन नेशनहुड। देख रहे हैं आप, आईएनसी का करेक्ट पूछा है, तो आपको बिल्कुल सही है ये, टू स्टेब्लिश द हेडक्वार्टर्स फॉर अ मूवमेंट। हमें हेडक्वार्टर्स चाहिए था, एक हेडक्वार्टर्स बनाया गया आईएनसी बॉम्बे में। ठीक है, 1885। इनके फर्स्ट वो कौन थे, प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बैनर्जी।
और किनके उसमें बनाया गया था, ए हो ह्यूम। और इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे हमारे, ड्यूफरिन, लॉर्ड ड्यूफरिन। ये तीन चार चीजें एज इट इज याद होनी चाहिए यार। तो ये सही है, ये तो आपको लगा ही होगा, इजी है, ये भी सही था। टू केयरफुली प्रमोट एंड नर्चर इंडियन नेशन, करेक्ट। तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मॉडरेट्स। मॉडरेट्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। दे प्रोफेस्ड लॉयल्टी टू ब्रिटिश क्राउन, लॉयल्टी शो करते थे वो ब्रिटिश क्राउन को। दे इंसिस्टेड ऑन द यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ओनली। लोकमान्य तिलक, दैट इज बाल गंगाधर तिलक, एम जी रानाडे, आगरकर वर अ पार्ट ऑफ द मॉडरेट ग्रुप। ये तो इंपॉर्टेंट लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के, जिन्होंने शिवाजी फेस्टिवल एंड गणेश फेस्टिवल को यूज करा था, डिफरेंट मेथड्स यूज करे थे, 2 बार जेल भी जा चुके थे, आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में। करेक्ट फाइंड आउट करना है हमें, तो ये स्टेटमेंट तो हमें पता है इनकरेक्ट है, राइट। तो ऐसे करके आप करने की कोशिश कीजिए। तो आपको ये देखना है, यस यार, इनका लॉयल्टी थी तभी ये क्या बोलते हैं, अपना जो जो भी इनका ग्रीवांसेस थे, ये अप्राइज मतलब दूसरों को बताने की कोशिश करते थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, ब्रिटिश क्राउन को वहां पर बताने की कोशिश करते थे कि वो हमें हमारी सुनेंगे। मॉडरेट्स का रोल इतना इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने पीसफुल मेथड को सर्च किया कि हाँ ये हो सकता है। जब वो भी नहीं हुआ तो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का राइज हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को ही बोलते थे ये, पी, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट, ये तीन इनका ये था, 3 P से याद रखिए, मेथड थे इनके कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में, अगर आपको लिखना हो तो। लोकमान्य तिलक आप याद रखिए, एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, देखते ही पता चल जाना चाहिए था। एम जी रानडे और आगरकर इस पार्ट के ग्रुप थे। ठीक है, तो 3 गलत है, तो 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। यू आर लेफ्ट विद ए एंड बी। आपको पता है ए हो सकता है क्योंकि आप, ठीक है, बिकॉज ये उनका साथ देते थे, उनकी बात मतलब उनके काफी अगेंस्ट नहीं जाते थे। यही तो डिफरेंस है मेजर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। सो कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट्स। तो ये एक मेजर रिफॉर्म आया था मॉडरेट्स की वजह से। मॉडरेट्स का एजिटेशन जो हो रहा था उसकी वजह से ये आया, और मॉडरेट्स ने फिर से एजिटेशन शुरू किया था बिकॉज मॉडरेट सेटिस्फाई नहीं हो पाए थे इससे। इन्होंने करा कुछ नहीं था, बस एक्सपैंड कर दिया था काउंसिल। अभी हम देखते हैं, नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर रेज्ड। तो ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत आसान था ये करना। द ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ऑफिशियल मेंबर्स इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉमिनेट करने थे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, इलेक्शन वाला वो वाला इशू 1892 की बात हो रही है। Which of the above statements from the grounds on which the moderates campaigned for general administrative reforms? कौन से ऑप्शन है इसमें से? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यार ये तो बिल्कुल सही है। हम ये तो रेज हर कोई भी एक्ट निकालते थे ना, अगर कोई भी रिफॉर्म करना है ब्रिटिशर्स को, तो ये तो हर एक्ट में आपने पढ़ा होगा और देखा होगा। तो 1 तो सही है, तो दैट मीन्स ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, बी और सी में अभी रहता है। द ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ऑफिशियल मेंबर्स की बात हो रही है यार। ऑफिशियल मेंबर्स हमेशा ब्रिटिश अपने हिसाब से ही सेलेक्ट करता था, नॉन ऑफिशियल्स में आप वो देता था कि नॉमिनेट कर सकते हैं। तो 2 गलत हो जाएगा, तो हमारे पास सी ऑप्शन रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन हुआ था, बजट डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उस पर वोटिंग अभी भी किसी मतलब बहुत ही छोटे पार्ट में रखा गया था, 80% वो था, नॉन वोटिंग था, नॉन वोटेबल, राइट। फिर लेटर ऑन हम देखते हैं 1909 के रिफॉर्म्स आते हैं, उसमें ये चीज़ें करी गई और रिफॉर्म्स लाए गए। फिर 1919 के रिफॉर्म्स, फिर 1935 के रिफॉर्म्स, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कॉल फॉर इंटीग्रेटेड जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ एन ऑप्रेसिव एंड टायरानिकल ब्यूरोक्रेसी, कॉल फॉर इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर और वेलफेयर। ऐसे जब क्वेश्चंस आए ना, तो एक बार ये वाली स्टेटमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आपको इसमें ज्यादा पहले तो रफ पढ़ के उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट जरूर पढ़नी है आपको। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स फॉर्म द ग्राउंड्स ऑन विच द मॉडरेट्स कैंपेन्ड फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ये देखो पीछे वाले में आई थिंक ये मिसप्रिंटिंग हुई है इसमें। ये वाला इसका नहीं था, इसमें आपको बस करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी, ये मिसप्रिंटिंग हुई है। तभी आप कंफ्यूज भी कर गए होंगे आई गेस। ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार कि यहाँ पर सिर्फ आपने करेक्ट ढूंढना है। ठीक है,
Which of the above statements from the grounds on which the moderates campaigned for general administrative reforms? कौन से इसमें से वो थे, कौन कौन से रीजंस थे, प्रोविजंस थे उस पे जिसमें मॉडरेट्स ने कैंपिंग किया था? तो आपने तो यार ये तो तुरंत ही पहचान लिया, वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन कौन, आई मीन कोई भी नहीं चाहेगा कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल का इंटीग्रेटेड फंक्शन हो, सेपरेट हमेशा चाहेंगे। और हमारे कौन से, आप बताइए मुझे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो ये साफ साफ मेंशन करता है कि जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव शुड बी सेपरेट? और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे 2020 का पॉलिटी से। ठीक है, तो फर्स्ट नहीं होगा, तो फर्स्ट यहाँ पर है, ये नहीं हुआ। बच्चे तीन ऑप्शन हमारे पास। क्रिटिसिज्म ऑफ एन ऑपरेसिव एंड टायरेनिकल ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल सही। कॉल फॉर इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर, बिल्कुल सही। 2 and 3 विल बी आवर आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्ली नेशनलिस्ट मीन्स मॉडरेट्स। इनको अर्ली कंफ्यूज मत करिए, ये दोनों सेम ही टर्म है। दे वाइडेंड देयर डेमोक्रेटिक बेस एंड द स्कोप ऑफ देयर डिमांड्स। Their political work was based on shallow sentiments, religion, and not on hard realities. They failed to create a wide national awakening of all Indians. Correct ढूंढना है हमको। तो यार आप ये देखेंगे कि आपको बस ये ध्यान में रखना है, और ये बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको ऐसे लग रही होंगी सही है, लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ी है स्पेक्ट्रम को तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। दे वाइडेंट देयर डेमोक्रेटिक बेस, ये नहीं कर पाए थे वो, मासेस को इंक्लूड नहीं कर पाए थे, एलीट क्लासेस इंक्लूडेड थी बस, तो वाइड नहीं कर पाए थे, नैरो बेस था इनका, और स्कोप ऑफ डिमांड्स भी नैरो थी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट के बेसिस पे आप सिर्फ ए गलत कर पा रहे हैं। देयर पॉलिटिकल वर्क वाज बेस्ड ऑन शैलो सेंटिमेंट्स, रिलीजन, ये बिल्कुल ही गलत है। दे वर बेस्ड ऑन हार्ड रियलिटीज एंड डीप सेंटिमेंट्स, दे वर सेंटिमेंटल थे तभी वो इश्यूज को राइज कर पा रहे थे, और एक अवेकनिंग भी इन्होंने जगाई थी। जो फेल टू क्रिएट लिखा ना, ये भी गलत है, ये आप समझ लीजिए कि उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट सही, मतलब ये दो स्टेटमेंट गलत हो जाती हैं, क्योंकि इनका पॉलिटिकल वर्क शैलो सेंटिमेंट पे बेस नहीं था, और ये फेल नहीं हुए थे, rather they were successful in wide national awakening, और एक सेंस ऑफ यूनिटी दी इन लोगों ने। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। सीड टाइम भी बोलते हैं इन्हें, सीड टाइम, कि हमने यहाँ पर सीड लगाया था, जो कि बाद में आके हमें फ्रीडम जिसने दिलाई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं इस वाले फेज को। बिपिन चंद्रा ने ये स्टेटमेंट बोली थी। ठीक है, तो सारे ही गलत है, कौन सा फिर होगा? डी, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, राइट। यूपीएससी के ऑप्शंस ऐसे ही होते हैं यार, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते कुछ भी ऑप्शंस उनके, या तो यहाँ कुछ होगा या तो यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो फिर यहाँ पर कुछ ट्रिक होगी। लॉर्ड डिफरिन केम आउट विद द आइडिया ऑफ द सेफ्टी। अब ये थ्योरीज दी गई कि यार आईएनसी जो स्टेब्लिश किया था वो एक सेफ्टी वेल्व थ्योरी थी, और आईएनसी जो स्टेब्लिश किया एक कंडक्टिंग थ्योरी थी। ये दो थ्योरी किस किसने दी है? लॉर्ड डिफरिन केम आउट विद द आइडिया ऑफ सेफ्टी वेल्व थ्योरी एंड कन्विंस्ड ह्यूम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस। Marxist conspiracy theory was an offspring of the safety valve notion. The early Congress leaders used Hume as a catalyst to bring together the nationalistic force under the guise of safety valve. करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है आपने। तो यार एक बात याद रखें आप, लॉर्ड ड्यूफरिन को कन्विंस किया गया था कि ये आइडिया के साथ ह्यूम आए थे। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। मार्क्सिस्ट थ्योरी, मार्क्सिस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एक नाम याद रखिए आप, आरपी दत्त थे मार्क्सिस्ट जो थे, इन्होंने थ्योरी दी थी, और इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि हाँ ये ऑफस्प्रिंग के उसमें आए थे, और इन्होंने कुछ एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे मतलब ये बूर्जुआ क्लास का एक वो था, आईएनसी को उन्होंने ऐसे बोला गया था, आईएनसी को उन्होंने ये नाम दिया था कि भाई ये इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास ही है, और इंडस्ट्रियलिस्ट के ही सपोर्ट में खड़ी हो रही है। थर्ड स्टेटमेंट, द अर्ली कांग्रेस लीडर्स यूज्ड ह्यूम एज अ कैटलिस्ट टू ब्रिंग टुगेदर, तो ये होती है हमारी कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, कि हमने इन्हें कंडक्टर की तरह यूज किया। कंडक्टर मतलब वो लाइटनिंग कंडक्टर्स वाले कंडक्टर, दूसरे कंडक्टर नहीं। करेक्ट पूछा है। तो ये तो स्टेटमेंट किन की थी? बीपी चंद्रा नाम याद रखिए, लाइटनिंग कंडक्टर, आरपी दत्त मार्क्सिस्ट से रिलेटेड, एंड ह्यूम अपना ये वाला सेफ्टी वाल थ्योरी। तो पहला गलत है, तो फर्स्ट गलत करते ही आप ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 and 3 आर द राइट आंसर। द इकोनॉमिक क्रिटिक बाय द एक्सट्रीमिस्ट गिव राइज टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये जो मैं बात कर रहा था, वेल्थ और ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, जो शुरुआत में मैं बोलना चाह रहा था, ये कौन आए थे इसको लेके? दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त एंड आरपी दत्त आर डिफरेंट। आई एम अगेन सेइंग इट।
Dinshaw Vacha created an all India public opinion that the British rule in India was the major cause of India's poverty and economic backwardness. बिल्कुल सही, करेक्ट पूछा है। तो आपको ये तो ठीक है यार, ये तो बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक क्रिटिक बाय द एक्सट्रीमिस्ट ने क्रिटिक दिया था? नो, एक्सट्रीमिस्ट ने क्रिटिक नहीं दिया था, ये इकोनॉमिस्ट, इनके जैसे इकोनॉमिस्ट ने ये दिया था। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, बी विल बी द आंसर। Consider the following about the constitutional reforms and propaganda by the moderates. Sayyid Ahmad Khan, Krishtodas Pal, V.N. Mandlik, K.L. Nulkar, Ras Bihari Ghosh were the nominated members of the Imperial Legislative Council constituted by the Indian Council Act 1861। ये nominated members थे 1861। अगेन आप चेक कीजिएगा। They demanded a majority of elected Indians and the power to vote upon and amend the budget. They also demanded self-government on the lines of the self-governing colonies of Canada and Australia। करेक्ट ढूंढना है। तो ठीक है, ये वाला बिल्कुल डी इसका आंसर होगा। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 1861 के उसमें ही हमारे जैसे 1861 से लेके 1891 जो नेक्स्ट रिफॉर्म्स जो आया, तो उस केस में सिर्फ इतने ही लोग, हैंडफुल ऑफ लोग वर जो कि उसमें थे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। दे डिमांडेड अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड इंडियंस एंड पावर टू वोट अपॉन, ये बिल्कुल सही है। ये डिमांड की थी और ये डिमांड इनकी 1891 में मिली भी थी। ये भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा था, लेकिन 1891 के बाद नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का स्लोगन भी सुना होगा आपने, एंड ये भी बिल्कुल सही है, ये भी डिमांड थी इनकी। Which among the following are correct in context of reforms by Lord Curzon? Lord Curzon के reforms 1899 से 1905 इनका टाइम पीरियड है लॉर्ड कर्जन का। Established Agriculture Research Institute in Pusa. Set up Imperial Cadet Corps. Calcutta Corporation Act. Introduced the electric telegraph system in India. यूनिवर्सिटी कमीशंस ग्रांट, ये ग्रांट नहीं है, यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट इन्होंने करा था। करेक्ट ढूंढना है आपको। तो यार ये टेलीग्राफ सिस्टम तो आपको पता है, ये तो 1854 के अराउंड में ही आ जाता है, तो ये तो गलत होगा। 4 तो 4 यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी कमीशन बिल्कुल इन्होंने करा था 1904 के अराउंड। कलकत्ता कॉरपोरेशन 1899 में आते ही ये भी इन्होंने करा था। बाकी चारों करे थे 1 2 3 5, 1 2 3 5, ये नहीं किया था, ये पहले ही आ चुका था। ठीक है, तो अब हम एक्सट्रीमिज्म का फेज पढ़ रहे हैं यार ये। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 9 पे पहुंच गए, चैप्टर नंबर 9 पे पहुंच गए हम। चैप्टर नंबर 7 और 8 से जो एमसीक्यूज थे और प्रीलिम्स रिलेटेड जितना था वो इतना ही था। ठीक है, द इमीडिएट कॉज ऑफ वंदे मातरम मूवमेंट वाज, वंदे मातरम मूवमेंट क्या इमीडिएट कॉज था उनका? और आपको ये वंदे मातरम मूवमेंट याद आ जाना चाहिए कि है क्या चीज। वाइड स्प्रेड फेमाइन इन बंगाल, तो आपने ये देखा होगा, हमने 1870s में भी देखा यार, 1770s में भी फेमाइन था। मतलब ये फेमाइन तो बहुत वो था, मतलब जो चलता ही रहता था, हर 10 साल या 15 साल के बीच में चल रहा था फेमाइन का कॉज। पीजेंट डिसकंटेंटमेंट ये तो थी पहले से। जमींदार रिवोल्ट्स एंड राइजिंग ये तो 1700 की बात है। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द ये वंदे मातरम मूवमेंट का कॉज था। ये अपना आंध्र प्रदेश में बोला जाता है इसको, स्वदेशी मूवमेंट को। स्वदेशी मूवमेंट का नाम जो था वंदे मातरम मूवमेंट था। और पार्टीशन ऑफ बंगाल जब 1905 में घोषित किया गया तो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया हमारा बंगाल में, सबको ही पता है, इट्स अ वेरी नॉर्मल नॉलेज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मेथड्स ऑफ स्ट्रगल इन स्वदेशी मूवमेंट में। मेथड क्या थे हमारे स्वदेशी मूवमेंट? कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स बिकेम अ वेरी पॉपुलर एंड पावरफुल मीन्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन। बंधब समिति ऐसे आपने पढ़ा होगा। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स वर ऑब्जर्व्ड इन मेनी पार्ट्स। स्वदेशी तो ये तो आपको लगा ही होगा, स्वदेशी कह रहे हैं, अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो। हाँ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज सेट अप टू ऑर्गेनाइज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन। पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस इमर्ज एज मेजर मेथड्स ऑफ पॉपुलर एक्सप्रेशन। करेक्ट ढूंढना आपको। तो ये सारी की सारी चीजें हुई थी यार, एज इट इज आपको याद रख लेना है कि हाँ कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर बने थे। ठीक है, स्वदेशी बंधब समिति भी बनाई गई थी, आपको याद होगा। अश्विन कुमार घोष, अश्विनी कुमार घोष बिकेम पॉपुलर, आपने पढ़ा होगा उसमें। बॉयकॉट ऑफ, बिल्कुल सही, ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी फॉर्म किया गया।
ठीक है। Which one of the following periodicals were not used for the anti-partition movement propaganda? हिताब्दी, संजीवनी, बंगाली, सारथी। तो आपने यार क्या बोलते हैं, ये चीजें तो आपने पढ़ी होंगी कि यार स्वदेशी मूवमेंट पे ये पैम्पलेट के तरीके से यूज हो रहे थे, पीरियोडिकल तरीके से यूज हो रहे थे। लेकिन सारथी इट वाज नॉट फॉर एंटी पार्टीशन बट इट वाज फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। ये आपको ध्यान में रखना है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज लेटर ऑन शुरू होती हैं जैसे क्राइसिस आ जाता है लीडरशिप का। ठीक है। सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति वाज फर्स्ट एनकरेज्ड ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पहली बार 1930s में हुआ था, इस 19 आपको 1930s में हुआ था सिविल डिसोबीडियंस। तो सेल्फ रिलायंस तो पहले ही हमारा स्वदेशी मूवमेंट भी तो इससे रिलेटेड था 1905। तो आपको थोड़ा देखना है। वंदे मातरम बिकेम द स्वदेशी मूवमेंट थीम सॉन्ग। सुब्रमण्यम भारती रोड सुभाष स्वदेश गीतम टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस। करेक्ट ढूंढना आपने। तो आपको ये ट्रिक था, ये आपको समझ में आ गया कि पहली बार सिविल डिसोबीडियंस, और ऐसे ही यूपीएससी देता है यार। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं इससे रिलेटेड। तो वन नहीं होगा, वन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। आप डायरेक्ट आंसर में भी पहुंच गए थे, इवन इफ यू नो, इफ यू डोंट नो दीज अदर टू स्टेटमेंट्स। With reference to Indian national movement, what was the basic difference in the ideology of moderates and extremists? Extremists relied on the use of brute force, annihilation of the British Empire, whereas moderates wished to achieve the same through secret means. Secret means है, moderates wanted the British to rule longer in the country. Extremists held an opposite view. Moderates ये चाहते थे लंबा रूल करे. Moderates believed in providential mission of the British, pushed for gradual constitutional legal reforms. Extremists relied on agitation of movements. Extremists did not want India to become a welfare state after gaining independence. Moderates wanted to be a welfare state. ये काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं ये। इसका आंसर आप डायरेक्टली मतलब आपको पता लग गया होगा। तो आपने देखा होगा ये काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है, दोनों में से एक के बारे में गलत बोला जा रहा है और सी सही स्टेटमेंट है। विद रेफरेंस टू द एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो हमारा पार्टीशन मूवमेंट, बंगाल पार्टीशन मूवमेंट के अगेंस्ट में जो शुरू हुआ था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग इन 1905 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले declared the goal of INC is self government और स्वराज। 1905 में डिक्लेयर करा था। Moderates were not willing to expand the movement all over। मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट है। करेक्ट ढूंढिए। और ये आपको याद आ गया होगा यार, ये 1906 में दादा भाई नौरोजी की प्रेसिडेंसी में बोला जाता है कि सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज हमारा ये रहेगा, गोल होगा। तो ये गलत हो जाता है, 2 सही है, पी आंसर। स्वराज पार्टी के बारे में, इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द स्प्लिट विद इन कांग्रेस इन गया सेशन ड्यू टू द कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ऐसा है। मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास वॉज एसोसिएटेड विद द पार्टी। इट डिमांडेड द सेटिंग अप ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया विद द नेसेसरी चेंजेस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। करेक्ट ढूंढना आपको। तो बिल्कुल सही है। स्वराज पार्टी के बारे में आपको 1919 में जब कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, 1920 में चोरा चोरी कांड होता है, चोरा चोरी इंसिडेंट, उसके बाद जब ये कॉल ऑफ कर दिया जाता है स्वराज पार्टी फॉर्म होती है। ठीक है, गया सेशन में फॉर्म होती है जब कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है, और मोतीलाल नेहरू और सिया दास इसके होते हैं, एसोसिएटेड हैं। 2 नाम आप इनसे याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ये कहते हैं लेजिस्लेचर के अंदर रह के हम चेंजेस लाएंगे, जबकि एक अपोजिट व्यू ये था कि नहीं, हम बिल्कुल हम उसमें जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करेंगे, हम ब्रिटिशर्स के साथ कोई वो नहीं रखेंगे। ठीक है, तो करेक्ट ढूंढना है, तो 1 2 3 आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द INC सेशंस। बबरुद्दीन तायाबजी was the first Muslim president of INC। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। द वर्ड स्वराज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय दादा भाई नरोजी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कलकत्ता सेशन ऑफ 1906। अच्छा यार, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ना, इनको बस सही और गलत करके मत चले जाना यार। ये स्टेटमेंट्स को एज इट इज याद भी करिए, अगर जो सही है, जो सही नहीं है उसे करेक्ट करके याद कीजिए। हमारा कोई यहाँ पर मार्क्स नहीं मिल रहे हमको स्टेटमेंट सही करने के, हमको स्टेटमेंट्स याद करने भी हैं।
Sarojini Naidu was the first woman president of INC at the Congress session of Kanpur 1925. करेक्ट ढूंढिए। तो यार आपको ये याद रखना है कि बबरुद्दीन तायब जी फर्स्ट वो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और ये कब आए थे? 1887 में। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1885 में। तो बहुत जल्दी प्रेसिडेंटशिप मिली थी इनको। वर्ड स्वराज बिल्कुल सही, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार इंट्रोड्यूस करा था 1906 में। ये याद रखिएगा, हमारी डिमांड है, वन ऑफ द गोल, हमने जो 2 गोल्स थे उसमें से पहला गोल ये था स्वराज के लिए। सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमन थी यार। 1925 से पहले 1917 में एनी बेसेंट बन चुकी थी अपनी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। इंडियन वुमेन की बात हो तो सरोजिनी नायडू, ये ध्यान से थोड़ा है ना। तो ये थर्ड रॉन्ग है एंड फर्स्ट 1 एंड 2 सही है, तो ये आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मोरले-मिंटो रिफॉर्म्स। The act made the first attempt to bring in a representative popular element in the governance of the country. मोरले-मिंटो रिफॉर्म्स का पहले टाइम पीरियड याद आ जाना चाहिए, 1909। S.P. Sinha as an Indian member was taken for the first time in the executive council of the Governor General. It introduced a separate electorate for Muslims. इनकरेक्ट ढूंढना हमें। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए यही आया था। इसको बहुत इंपॉर्टेंट भी इसलिए माना जाता है कि यहीं से जो हमारे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक शो हुआ था, ये उसका वो था फीचर। एसपी सिन्हा को पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल एज लिया गया। पहला अटेम्प्ट बनाया गया टू ब्रिंग इन रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। इनकरेक्ट ढूंढना है। तो आपको पता है सारी चीजें ये रिफॉर्म्स लेकर आए थे, तो सही हो जाएगा। सारे सही हैं, तो आपको सही नहीं 1 2 3 में मार्क नहीं करना, आपको डी मार्क करना है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। मिलिटेंट नेशनलिज्म की ग्रोथ के पीछे क्या कॉजेज थे? इथोपिया विक्ट्री ओवर इटली एंड 1905 जापान विक्ट्री ओवर रशिया डिमोलिश द मिथ ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। तो एक जो मिथ चला जा रहा था कि दैट वाइट लोग सुप्रीम हैं और इनका ही रूल चलेगा और ये सिविलाइजेशन मिशन चला रहे हैं, ये मिथ ब्रेक हो रहे थे। रिएक्शनरी पॉलिसीज रॉबर्ट क्लाइव की, सच एज कलकत्ता कॉरपोरेशन एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। अगर आपने ये गलत नहीं किया तो आई थिंक आपको दोबारा नहीं बहुत बार स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी। इमरजेंस ऑफ ट्रेंड लीडरशिप अमंग द इंडियंस। तो 2 तो आपको साफ साफ गलत कर दिया होगा, बिकॉज ये कर्जन की पॉलिसीज की वजह से होता। रॉबर्ट क्लाइव तो आपको वैसे भी पता है 1770s में थे 1760s में थे। ये यहाँ पर कहाँ से आ गए? तो 1890s की बात हो रही है, 1905 में पहुंच गया बेसिकली। तो 2 तो आपने बिल्कुल गलत कर देना है, तो करेक्ट तो ये है ही नहीं, तो 1 एंड 3 सही। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट गवर्नमेंट मेजर्स फॉर रिप्रेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का वो करना है, बताना है। गवर्नमेंट मेजर्स क्या लिए थे? तिलक was tried in 1909 for sedition. The government brought Criminal Law Amendment Act and Indian Press Act to suppress the Swadeshi movement. करेक्ट ढूंढना है। तो ये बिल्कुल सही है। तिलक एक बार 1909 में गए, एक बार 1898 में भी गए थे, 1907 में भी। और ये भी सही है, एज इट इज याद कर लीजिए इसे। ओके गाइज, देन हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। इस चैप्टर में इतना ही था। एंड बिफोर वाइंडिंग इट अप, हम बाकी कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, इकोनॉमिक ये एनवायरनमेंट भी चल रहा है, पॉलिटी भी शुरू हो गया है। तो आप रिकमेंडेड सोर्स से पढ़ा रहे हैं यार, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अपने शेड्यूल में इन लेक्चर्स को डालिए यार प्लीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आई विल जस्ट से एक्टिव रिकॉलिंग कीजिए एंड एक बार रिविजिट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।